नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। आज हम लखनऊ की जनता के बीच में हैं और इनसे जानेंगे कि आगामी चुनाव में राजनीतिक दल क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के पहुंचेंगे और क्या मुद्दे हैं जो ये चाहते हैं जिन पर डिस्कशन हो। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, एक बात बताइए, जो आगामी चुनाव है वो अब धीमे धीमे पास आ रहे हैं, ऐसे में अब की बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आम जनता किस विषय पर वोट देगी या फिर क्या भूमिका बनेगी? आप आगामी चुनाव कौन सी बात करें? 27 की यूपी के बाद अभी तो फिलहाल दो साल बीच में है और उसमें बिहार भी है, बंगाल भी है 26 में, और कई छोटे मोटे राज्यों में भी चुनाव। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी की राजनीति की टर्न करें। मैं आ रहा हूँ यूपी के परिप्रेक्ष्य में। हम ये अभी इतनी जल्दी कैसे कह दें? और कोई भी पार्टी जब आके यहाँ ये कहती है सापा कि अरे हम ही बनाएंगे, या कोई और पार्टी, हम ये नहीं कहते। पर कोई भी सत्ता में आता है तो उसका निर्धारण जनता करती है। जनता अपने वोट के माध्यम से ये तय करती है कि सत्ता में कौन आएगा। आज जो परिस्थितियां हैं वो मुझे लगता है कि चूँकि मैं अब कांग्रेस छोड़ चुका हूं, जनता के प्रवक्ता के नाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें आज देश में गठबंधन की ज़रूरत है। इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े और ताकि हम पूरी तरीके से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नस्तो नाबूद कर सके। उसका ये है कि जो अब 10 साल पूरे हो जाएंगे, 27 को मुकम्मल हो जाएंगे, न शिक्षा, न रोजगार, न स्वास्थ्य, न नौकरियां, न महंगाई, न सुरक्षा, किसी पर भी सरकार ने बात नहीं की है। सिर्फ बांटने काटने, मंगलसूत्र। अब तो यहाँ तक कि एक बात बताइए, जैसे कि अगर बात नहीं करी, काम नहीं किया तो ये टेन्योर रिपीट कैसे होगी? मैं बताता हूँ ना, यही तो चीज़ है ना। आप कहीं ना कहीं इस एजेंडे को लेकर आए हो जो नफरती एजेंडा इस बार कामयाब नहीं होगा। मैं पंडित जी आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस बार का ये जो नफरती एजेंडा है पूरा धाराशायी होगा। और इसकी भांगी आप यहाँ से बिहार से ही देख सकेंगे। बिहार के चुनाव के नतीजों से आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ ऊट करवट ले रहा है। आप क्या कहेंगे सर? परिधि पे चुनाव 2 साल का दरमियान, उसके बीच में बिहार, बंगाल, क्या रास्ता रहेगा? पिछली बार आपने देखा कि शमशान पे चर्चाएं हुई, फिर सरकार का गठन हुआ, तमाम चीज़ें रहीं। इस बीच कई वीडियो वायरल भी हुए, जिसके बाद छवि को लेके भी कयास है। ओवरऑल आपका एनालाइज क्या कहता है? इस बार का जो अब चुनाव आने वाला है, जो चुनाव होगा वो शहीदों के नाम पर होगा, उल्लासों पर होगा। इसलिए कि हम समझते हैं कि सरकार के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है केवल शहादत के सिवाय। चाहे वो सिंदूर पर वोट मांगे, पहल गांव पर वोट मांगे, चाहे वो जिस पे मांगे, लेकिन हम समझते हैं कि सरकार के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। एजुकेशन का मुद्दा ख़त्म हो गया, नया भारत का मुद्दा ख़त्म हो गया, नौकरी 2 करोड़ का ख़त्म हो गया, बिजली का ख़त्म हो गया, सड़क का ख़त्म हो गया, किसानों की समस्याओं का हो गया, नौजवानों का मुद्दा ख़त्म हो गया। अब केवल महिलाओं का अस्मत का मुद्दा है, सिंदूर का मुद्दा है और शहादत का मुद्दा है। सरकार के पास अब ये 3 ऑपरेशन सिंदूर करके ठोक के आए हैं, उसमें कोई वो प्रूफ भी है वीडियोस में। दोनों तो पहले दिन ही उड़ा दिए। न्यूक्लियर रिसाव की भी बात आई, बहुत सारी इस पर चीज़ें निकल के आई ना। बिल्कुल, केवल भारत गया और सिंदूर ऑपरेशन करके वहां चले आया। भारत की कार्रवाई की उस दहलीज की समीक्षा होनी चाहिए कि भारत जब पाकिस्तान के मदरसों पर, जब आतंकवादियों ठिकानों पर जब हमला कर रहा था, तो जब वो हमला कर रहा था तो उस पर्द की व्याख्या नहीं हुई, सेकेंडियर पहरे का व्याख्या नहीं होती है, उस पूरे विधा की व्याख्या नहीं होती है। केवल एक लाइन की व्याख्या होती है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने 9 ठिकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। 9 ठिकानों को। भाई बहुत अच्छी बात है। ये नहीं बताया कि उसमें सैनिक कितने मारे गए, उसमें राफेल को कितना हमने खोया, और हमारे युद्धक विमानों का क्या हुआ, ये नहीं बताया गया। वहाँ ये भी नहीं बताया गया कि भाई एक साथ 27 लोगों को वो सब मार दिए। आपके कार्रवाई के बाद 50 लोगों को पर हमला बोल करके उनको जख्मी कर दिया। कितने लोग मर गए, कितने लोग अभी आज भी हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं। आपने एक बात का जिक्र नहीं किया। रह गया सवाल सिंदूर का,
तब भारत का संप्रभुता के नाम पर भारत की आवाम, भारत का नौजवान, भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का दलित, शोषित, पीड़ित आवाम, आपके साथ सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपको अधिकार दी थी सिंदूर ऑपरेशन नहीं करने के लिए। भारत के सामने जो नासूर के रूप में पाकिस्तान खड़ा है, उसका वजूद विश्व के नक्शे से मिटाने के लिए इतना बड़ा देश ने फैसला लेकर के और आपके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। लेकिन सपना तो साहब सपने रह गया। ये ना जाने ये डूब बनने वालों ने क्या बात थी मौजों से की कि मौजें आज तक साहिल पर सर पटकती रही। कहने का मेरा मतलब साफ साफ है भाई कि देश आपके साथ, सेना आपके साथ, पूरी पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ। सीज फायर करने से पहले पाकिस्तान को आपने क्यों बता दिया? ये मेरा शब्द नहीं है, ये आपका विदेश मंत्री का शब्द है। ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान सरकार को राय में लेना, ये बताना कि भारत जो है आतंकवादियों के ठीहे पर हमला करने वाला है, उसमें मेरी सेना मारी गई। भारत की जनता चाह रही थी, जब आदरणीय मोदी जी कहे कि हम नेस्ता निबूत कर देंगे, तो भारत की जनता और विपक्ष के सारे नेता ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान को संसार के नक्शे से मिटा दिया जाए। हमारे देश की जांबाज बेटियां कर्नल सोफिया और बिमका सिंह जी ने जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर कुछ उग्रवादियों को मार गिराया, इनके सम्मान में घर घर इनकी तस्वीर भेजना चाहिए। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को उग्रवादी क्यों कह रहे हैं? आप आतंकवादी क्यों नहीं बोलते? भैया उग्रवादी आतंकवादी सब हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय, नहीं, आप खुले तौर पे आतंकवादी उन्हें क्यों नहीं बोलते? जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये स्टैंड लेता है कि पाकिस्तान अपनी भूमि आतंकवाद के लिए जो है इस्तेमाल करना बंद करे, भारत के खिलाफ करना बंद करे, तो आप जो है उसको उग्रवादी से कंपेयर कर देते हैं। तो उग्रवाद तो आतंकवाद का बड़ा छोटा वर्ड हो गया। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना और डंका बज रहा था विश्व में, ये दब गया। चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, हाउडी ट्रंप बोलते हैं ना, आप ये बताइए हाउडी ट्रंप बोल रहे हैं। जिन अंग्रेजों को हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और चित्तू पांडे और ये राम प्रसाद बिस्मिल, तमाम रणबांकुरे जो है उनको भारत देश से भगाने का काम किया, उन्हीं की तारीफ हमारे आदरणीय मोदी जी करते हैं, उनसे गले मिलते हैं। आप ये बताइए कि एक ऑपरेशन सिंदूर पे काहे सवाल उठा? हाँ? आप ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल काहे उठाते? हम ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे देश की सेना ने काम किया, जिस तरह से वहां जाके तमाम उग्रवादी आतंकवादियों को मार गिराया, हमारा देश गौरवान्वित होता है। हम चाहते हैं कि कर्नल सोफिया और बिमका सिंह का घर घर फोटो पहुंचाया जाए, हर स्टेशन पे लगाया जाए, हर बस अड्डे पे लगाया जाए, हर पेट्रोल टंकी पे लगाया जाए, न कि केवल प्रधानमंत्री का जो है उस पर लगाया जाए, जिन लोगों ने देश के रक्षा के लिए काम किया। और सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ का उदाहरण दे रहा हूँ, आप ये बताइए, जब हम बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बोलते हैं, जब हम कहते हैं कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जब हम कहते हैं थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जब हम कहते हैं कि ब्लॉक पे चले जाइए तो बीडीओ से लेकर सिक्योरिटी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो भाजपा के कुछ कार्यकर्ता, उनको जो बड़ी तकलीफ होती है, वो एलआईयू के लोगों से, पुलिस के सादी वर्दी वालों से फोटो खिंचवा के षड्यंत्र रच के फर्जी मुकदमा लगाने की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने की बात करते हैं। हम अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं तो हमें राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। और जब इनके नेता, एक मिनट भैया, इनके नेता जब जो है मध्य प्रदेश के जो है किस तरह से कर्नल सोफिया पे बोले, वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो जो है देशद्रोही नहीं है। इनके नेता कौन धाकर थे, रोड पर हाईवे पे क्या क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए। यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का। इनके नेता जब जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस तरह की बात होती है तो कौन सा ये लोग कहते हैं हम चरित्रवान पार्टी के लोग हैं, हम संस्कारित पार्टी के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ कहना चाहूँगा। शिक्षक भर्ती भी पूछ लीजिए, शिक्षक भर्ती पर पूछ लीजिए कोई सवाल। आप से पूछ लेते, बताइए। सर से पूछ लीजिए। सर से पूछ लें शिक्षक भर्ती को लेकर के।
सुनिए सर, एक नौजवान का, आइए इधर आ जाइए, एक नौजवान का सवाल आया है। हाँ जी, आप भी पूछो, हम आपको मौका दे रहे हैं, अब आप पूछो। सर से हम मतलब सर पूछ रहे हैं। सर से पूछिए। नहीं आप पूछ लीजिए, सर अच्छा बोल रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। आप ये सवाल तो दोहराइए एक दफे। एक बार आप शिक्षक भर्ती पर बोल दीजिए। अब आप सरकार जनता से सीधा सवाल आया। ये जनता की आवाज है। मैं भी बोलता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 2018 से कोई भी वांट नहीं निकली आज तक। और अभी एक दिन ट्वीट चला कि 1,93,000 कुछ 100 भर्तियां निकाली जाएंगी, सहायक शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में। डिलीट वाला भी कुछ हुआ था, उसके बाद उसको तत्काल डिलीट कर दिया। यानी नौजवानों में आशा की किरण पैदा करके फिर ध्वस्त कर दिया जाता है। और अगर किसी तरह से वांट निकली, परीक्षा कराएंगे तो परीक्षा लीक करवा देंगे, फिर उसको टरवा देंगे। ये नौकरी नहीं देना चाहते। आपको बता दें, इस प्रदेश में MSc PhD डिलीट करके, BEd BTC करके, ITI पॉलिटेक्निक करके, बीटेक करके, M.Tech करके, D फार्मा M फार्मा करके ये बच्चे जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन ये जनता चाहती है, नौजवान चाहते हैं कि नौजवान के लिए कम से कम नौकरी तो दीजिए। जो बच्चा MSc नौकरी निकालने की बात करते हैं, काम कर रहा है, उनको नौकरी तो मिलनी चाहिए। शिक्षा के मामले में जिस तरीके से 2014 में के पहले शिक्षा में भ्रष्टाचार हुआ करता था, आज जो माननीय तो योगी फिर एक जी बात के- बताओ, आप ट्वीट करके डिलीट करना क्यों पड़ता है बाद में? अरे ठीक है, हम पारदर्शी तरीके से करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार के रूप से उन लोगों में जो दलाली करते थे, पैसा लेके लोग नौकरी देते थे, यही समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव सब निकल पड़ते थे, चाचा भतीजा हर जगह से उन्हीं के लोग हो जाया, लिस्ट बन जाया करती थी। आम आदमी हो नहीं पाता, सिर्फ एक समाज के लोग ही नौकरी पाया करते थे। लेकिन आज सभी समाज के लोगों को सर्विस मिल रही है। निश्चय कोई ये आज दावे के साथ मैं नहीं कह सकता हूँ किसी भी व्यक्ति को। कहाँ सर्विस मिल रही है? बच्चे जितने सब एजुकेशन का पढ़ाई कर करके सब बच्चे जो है बूढ़े हुए जा रहे हैं, नौकरी नहीं किसी को। और जिसने लोन लिया एजुकेशन लोन, वो लोन 3 लाख की अगर लिया है तो 10 लाख हुआ जा रहा है। इस पे कोई बात कर रहा है? देश में क्या विकास हो रहा है? खाली हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, और 4 नंबर पे पहुंच गया। यहाँ तो भुखमरी है। 80 करोड़ लोगों को तो राशन बांट रहे हो। पहले अपने घर को सही करो, फिर नाम पैदा करो। आप कहीं नौकरी नहीं, किसी को विकास नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ कागजी तौर पे है और चिस्पा है। देखिए, ये कागजी तौर पे जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन सरकार के जो पद खाली हैं उनको भरना चाहिए। चाहे किसी जाति हो, धर्म का व्यक्ति हो, सबके लिए पद हैं और सरकारी पदों पे नियुक्ति देनी चाहिए। और सुन लीजिए, नौकरी भी तो बड़ा विषय है सर। नौकरी भी समाज में एक बड़ा विषय है। एक मिनट, और नौकरी के विषय में आप जवाब नहीं देना चाहते? देखिए, व्यापार और नौकरी और रोजगार किसी तरीका का हो, सरकार की जिम्मेदारी होती है अपनी जनता को रोजगार मुहैया कराना। और जो सरकार अपने प्रजा को यानी जनता को रोजगार मुहैया नहीं कराती है, उन्हें जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो देनी चाहिए। अगर वो नहीं करती है तो गलत बात है। मेरा ये कहने का मतलब है, शिक्षा का डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे, शिक्षा समाज में वो इतनी सस्ती होनी चाहिए कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी शिक्षा मिल जाए। तो आज भारत जो है विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था है। आज भारत जो है विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ा। आज हम लोहा के क्षेत्र में जापान को पीछे छोड़ के हम तीसरे नंबर पे आ गए। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में हमने पीछे छोड़ के, जर्मनी को पीछे छोड़ के हम दूसरे नंबर पे आ गए। आज हम चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़ के नंबर 1 पे आ गए। आज हम अपने हथियार स्वयं बना रहे हैं, हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज जो विपक्ष है खाली मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जातवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है सबको लेके चलती है। आज अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी आकर पाकिस्तान के सर पर और भारत में आकर और निर्दोष लोगों की हत्या की,
उसका माननीय मोदी जी ने कहा था बिहार में जाकर कि इन आतंकवादियों को ऐसी सजा देंगी कल्पना से परे होगे, और जो कहा था वो करके तब वो बिहार गए, तब बोला कि हमने जो कहा था वो कर दिया। और पाकिस्तान में जाके लाहौर में मारा, रावलपिंडी में मारा, कराची में मारा, हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिए, उनके हमने हवाई अड्डे तहस नहस कर दिए। प्रधानमंत्री जो विपक्ष है, जब 26/11 का हमला हुआ इस देश के अंदर और खुलेआम बम्बई में पूरी बम्बई को कैप्चर कर लिया था आतंकवादियों ने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने उन आतंकवादियों को, सेना कह रही थी कि हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम अगर आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाएगा। तो वो लोग सिर्फ आतंकवादियों का के साथ भी तुष्टीकरण करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्होंने हमारे सैकड़ों निर्दोष लोगों को बम्बई में मार दिया गया और कुछ नहीं किया। आज 2014 के पहले कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, इनके रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी हिया करते थे। वो कहते थे कि भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि एक हम छोटा सा जेट खरीद सके, लेकिन माननीय मोदी जी 2014 में जब सरकार में आए तो हमने उनका कर्जा भी ख़त्म किया ईरान का, और हमने राफेल भी खरीदे और हम आत्मनिर्भर हुए हैं। और जब आदमी हथियार से मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, तो किसी की दुनिया में हिम्मत नहीं होती उस देश के ऊपर कुछ कर सके। आज भारत विकसित हो रहा है तो कुछ विदेशी शक्तियां हैं कि भारत कैसे आत्मनिर्भर हो रहा है, कैसे शक्तिशाली हो रहा है, तो इसको कमज़ोर किया जाए। इस काम में पाकिस्तान, चाइना और सब कई लगे हुए हैं कि भारत विकसित राज्य कैसे हुआ जा रहा, आत्मनिर्भर कैसे हुआ जा रहा। तो आज भारत लगातार आगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में लगातार आत्मनिर्भर होता जा रहा है। हम किसी भी देश हो, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हमारी सेना है। हम किसी भी देश का अकेले मुकाबला कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत की नहीं है सहायता की। जो विपक्ष कहा करते हैं इनका ये साथ नहीं दिया ने, जब हमारे हाथ में बल होता है ना तो लोग पीछे अपने आप चलने वाले आ जाते हैं, और जब आप कमज़ोर होते हैं तो 10 लोग आपके टिपियाया करते हैं। आज भारत विकसित हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, दुनिया देख रही कि भारत आज समृद्धशाली भी है। हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो रहे हैं और बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो आज भारत स्वावलंबी हो रहा है। तो आज विपक्ष क्या कर रहा है, उनके कितने राफेल गिराए गए हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं विपक्ष के नेता लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सब लोग खाली अपनी सेना पर विश्वास नहीं है। जो वो बयान देते हैं उनको पाकिस्तान की बात पर विश्वास होता है। वो तो पाकिस्तान तो कहता था कि दिल्ली में 200 वो गिर गए, पायलट गिर गए, कितने लोग भगदड़ में मर गए, पूरा दिल्ली नष्ट भ्रष्ट हो गया, हमने गोलाबारी कर दी, हमारे सब फेक न्यूज चला था। उसकी बात पर यहाँ के विपक्ष के लोगों को विश्वास है, लेकिन जो भारत की सेना अपना बयान देती कि हमारे सारे पायलट सही सलामत आ गए, हमारा कोई प्लेन नहीं गिरा है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है। राहुल गांधी पूछते हैं कि समय की कमी है, मैं थोड़ा आपको रोकने का चाहूंगा। और आज के युग में कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती है। अगर कोई जहाज गिरेगा तो सैटेलाइट लगी है, चाइना की है, अमेरिका की है, वो दिखाते तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने मारा है, लेकिन उनको इस पे विश्वास नहीं यहाँ के कांग्रेसियों को, उनको विश्वास है पाकिस्तान के, क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और आज माननीय मोदी जी आज पूरे देश को बता रहे हैं और पूरी भारत की देश की जनता स्वाभिमानी हो गई। आप तो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत है। निश्चित रूप से जो चुनाव आगामी होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विजयी होगी और ये विपक्षों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जय हिंद। तो देखिए यहाँ पर जो लोग थे इनसे हमने बात करी आगामी चुनाव के ऊपर, बहुत सारे विषय, ऑपरेशन सिंदूर भी इसमें ऐड ऑन किया गया, इसके साथ जो देश में रोजगारी है उसकी भी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। तो बड़ा ही एक मिक्स तरीके के टॉपिक्स हैं जो 2027 चुनाव है उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी आशीष रघुवंशी के साथ अनुराग तिवारी, मैच टुडे, लखनऊ।